हेलो दोस्तों, दिस इज़ विशाखा डागर कमिंग अप विथ नेक्स्ट राउंड ऑफ करंट अफेयर्स। और आज हम अपने लेटेस्ट एक्सप्लेन सेशन में एक्चुअली आपके लिए कहानी लाए हैं, बिकॉज आफ्टर 30 ईयर्स आज हम उसी कहानी को कहीं दोहरा रहे हैं और शायद उसे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं कि वी डिड समथिंग लाइक दैट। तो या तो हमें उसे सीखने की ज़रूरत है, एक सबक, या फिर उससे लेसन्स लेने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ कि क्या अच्छा किया था उसे वापस लेके जा सकें। और मैं आपको वही कहानी सुनाती हूँ। इट वॉज अराउंड 1991 और एक खबर आई इंडियन एक्सप्रेस में कि आरबीआई इज सीक्रेटली सेलिंग द गोल्ड ऑफ इंडिया एंड दैट क्रिएट द सेंसेशन इन एंटायर वर्ल्ड। सवाल ये था कि नौबत यहां तक कैसे आ गई और इस तरीके से हमारी कंट्री यहां कैसे पहुंच गई कि हमारा ही सोना आरबीआई को जापान के बैंक्स में रखना पड़ रहा है। और उसके कुछ दिनों बाद न्यूज़पेपर में एक और खबर आई that the government has come up with new budget जिसके पास significant economic reform लाई गए जिससे कि इंडिया की इकोनॉमी की शक्ल बदल दी गई। टू द एक्सटेंट मनमोहन सिंह ने बहुत फेमस स्टेटमेंट बोली थी कि इंडिया विल नॉट बी द सेम बिफोर और नो वन कैन स्टॉप इंडिया फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। बट कुछ हुआ, इंडिया फिर रुक गई वहीं पे, कहीं वहीं पे आके फंस गई। और ये था जैसे आप रिसेंटली उसके फंसने का लाइक आप कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हैं कि अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर हैज वो सिंगिंग द सॉन्ग एंड अदर पीपल वर कि सखी सैया तो खूबी कमात है पर महंगाई डाइन खाया जात है। एंड दैट इज समथिंग इज एक्चुअली ट्रू राइट नाउ। आप पेट्रोल के दाम ही ले लीजिए, मुझे पनीर का तो नहीं पता पर शायद पेट्रोल कुछ दिनों में सुनार की दुकान पे जरूर मिलने लगेंगे। एंड इट इज दैट कि इंडियन इकोनॉमी अपनी कुछ सालगिरह को सेलिब्रेट भी कर रही है और वही गलतियां दोहरा भी रही है, शायद हो रहा है। सो दैट इज व्हाट वी आर सेलिब्रेटिंग। दिस इज द न्यूज अबाउट कि 1991 में कुछ ऐसा हुआ था जिसको अब हम 30 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसके सिग्निफिकेंस पे सवाल उठा रहे हैं। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि वेयर इट ऑल स्टार्टेड, कि हमारी कहानी का स्रोत क्या है। हमारी कहानी का स्रोत ये कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे लाइव मिनट में आया है, ऐसे ही बिजनेस स्टैंडर्ड और भी बहुत सारे लाइक द हिंदू ने भी कवर किया है कि द इंडिया इज सेलिब्रेटिंग द 30 इयर्स ऑफ 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म। कुछ सिग्निफिकेंट हुआ था उस टाइम पे, इसके 30 साल सेलिब्रेट कर रही है। एंड इट इज आस्किंग व्हाट हैज चेंज, और क्या नहीं बदला है जिसकी जरूरत थी। सो इन दिस सीरीज हम यही सवाल उठाएंगे कि क्या हुआ था उस टाइम पे कि हमें इस तरीके के रिफॉर्म लाने पड़े। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। कहानी 1917 से शुरू होती, दैट इज कॉल्ड इंदिरा गांधी एरा। ना इंदिरा गांधी एट दैट टाइम ने ठान रखा था कि हम अपने देश को सेल्फ रिलायंस करेंगे, मतलब किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रखेंगे। हमें जो भी चाहिए हमारी खुद की कंपनीज उसको प्रोड्यूस कर पाएंगी, नहीं तो हम गवर्नमेंट खुद कर लेगी। एंड दैट वाज एरा ऑफ पीएसयू डोमिनेंस, जब पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता था। बट अराउंड 1980s हमारे नए प्राइम मिनिस्टर आए, दैट इज मिस्टर राजीव गांधी। एंड ही रियलाइज इफ वी वांट टू डोमिनेट द वर्ल्ड, और अगर हमें ग्लोबल लीडर बनना है, देन वी कैन नॉट अफोर्ड टू स्टे अ कूप मंडूक। हम कुएं के मेंढक नहीं रह सकते, हमें दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। दैट लेड टू द रिफॉर्म इनिशिएटेड बाय राजीव गांधी, दैट इज ओपनिंग द इंडियन इकोनॉमी टू द फॉरेन ट्रेड। बट राजीव गांधी ने गलती की, उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की उसकी, और उसका रिजल्ट ये था बीओपी क्राइसिस ऑफ 1991, जिसकी वजह से हमें सोना जापान के बैंक्स में रखना पड़ा। तो सवाल ये उठता है बीओपी क्राइसिस क्या होता है। तो मैं आपको जरा आसान भाषा में समझाती हूँ कि किसी भी कंपनी की ना एक अकाउंट बुक होती है, उसमें एक आपका इनकम साइड होता है और दूसरा आपका एक्सपेंडिचर साइड होता है। और किसी भी कंपनी को प्रॉफिट करने के लिए इट्स इनकम शुड ऑलवेज बी हायर देन इट्स एक्सपेंडिचर। जो पैसा उसके पास आ रहा है वो उसके एक्सपेंडिचर से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो अपने एम्प्लॉय को पे कर सकते हैं, तभी वो सबको पे कर सकते हैं और फाइनली अपनी ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ ऐसी ही अकाउंट बुक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रहती है, जिसमें कैपिटल अकाउंट और एक्सपेंडिचर होते हैं, एंड देन आपके रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंडिचर होते हैं। एक आपकी इनकम साइड होती है, एक एक्सपेंडिचर साइड होती है। आता जो भी हम बेचते हैं उससे डॉलर आता है, हमारा डॉलर में हमारी इनकम होती है, राइट ना। जो भी हम एक्सपोर्ट करते, जो भी हम बेचते, हमारी इनकम डॉलर में होती है, और जो भी हम खरीदते उसके लिए पैसा भी डॉलर में देते हैं। अगर बाय द वे
आपके पास जो डॉलर आ रहा है वो किसी भी तरीके से कम हो जाए जो जा रहा है, तो आपके लिए बीओपी क्राइसिस हो जाएगी। मतलब आपके पास इतना डॉलर नहीं है पे करने के लिए, आप खरीद नहीं सकते। या तो अपनी कंपनीज बंद कर दो, नहीं तो कोई और रास्ते निकालो। इंडिया में यही हुआ, वी वर नॉट एक्सपोर्टिंग इनफ और इंपोर्ट बहुत ज्यादा था, तो डॉलर जा ज्यादा रहा था, आ कम रहा था, जिसकी वजह से फाइनली अपने इंपोर्ट को पे करने के लिए, विच इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि तेल इंपोर्ट करते थे हम, उसके बिना कैसे काम चलाएंगे, तो हमें अपना सोना बेच के काम चलाना पड़ा। और हमारी सरकार को रियलाइज हुआ कि एना चोलबो, समथिंग हैज टू चेंज, अदरवाइज हमें इंपोर्ट भी चाहिए, हमने अपनी इकोनॉमी को खोलना भी है, पर इस बात तैयारी के साथ, मजबूती के साथ, एक बेजोड़ एक हम नींव डालना चाहते थे, और उसी नींव को कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991। अगर समझे तो लाइक जैसे मैंने फेमस स्टेटमेंट की ना कि देयर इज नो पावर ऑन द अर्थ जो इंडिया को रोक सके, जो वक्त हमारा आने वाला है, मनमोहन सिंह मानते थे। तो समझने वाली बात यह है कि रिफॉर्म में ऐसी क्या नींव रखी हमने जिसको हम आज सेलिब्रेट करें, जिसने इंडिया की इकोनॉमी की शक्ल बदल दी। तो जरा समझते हैं उनको। व्हाट आर दीज रिफॉर्म कॉल्ड? आसान भाषा में उनको एलपीजी रिफॉर्म्स कहा जाता है। दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसने रास्ता दिखाया कि ये करना है, ये डायरेक्शन थी, ये पाथ था और ये डेस्टिनेशन थी। हम ग्लोबल लीडर बनना चाहते थे, रास्ता था प्राइवेटाइजेशन, उसको करने के लिए आपको लिबरलाइजेशन करना था। ये सिर्फ शब्द नहीं है, अपने अंदर बहुत कुछ रखते हैं ये, और उन्हीं को विल अंडरस्टैंड वन बाय वन कि व्हाट डू दे मीन। Liberalization means de-licensing, de-reservation, MRTP Act to CCI and freedom to import capital goods. इतना सब कुछ मैंने एक साथ बोल दिया, जरा समझा देती हूँ इसे। डी-लाइसेंसिंग का मतलब था पहले गवर्नमेंट को कुछ करना था, उनको लाइसेंस नहीं चाहिए थे, बट प्राइवेट सेक्टर को अगर कोई अपनी कंपनी खड़ी करनी पड़ती थी तो पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। गवर्नमेंट ने वो लाइसेंसिंग के प्रोविजन हटा दिए कि आप कुछ भी शुरू करें, लाइसेंस की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट फ्यू सेक्टर्स। उसमें ऑलमोस्ट 8 सेक्टर आते हैं, और गवर्नमेंट ने फॉर द रीजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी उनको अपने पास रखा, जिसमें लिक्विड, टबैको, इस तरीके की इंडस्ट्री अगर आप शुरू करना चाहते तो आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। सेकेंड वॉज डी रिजर्वेशन। पहले गवर्नमेंट फॉर वेरियस सोशल रीजन, स्ट्रैटेजिक रीजन मैं तो अलाउ ही नहीं करती थी कि आप लाइसेंस के साथ भी इनको शुरू नहीं कर सकते, ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कर सकती है। कुछ को शुरू करने के लिए तो लाइसेंस चाहिए, कुछ को आप कर ही नहीं सकते थे बिकॉज ये गवर्नमेंट के लिए रिजर्व्ड है। गवर्नमेंट ने वो रिजर्वेशन हटा दिए। From 17 to just 3 sectors were reserved, and these are railway, atomics, etc. Because यहाँ गवर्नमेंट बोलती है कि आपको नहीं अलाउ करेंगे फॉर द सोशल रीजन एंड फॉर द स्ट्रैटेजिक रीजन। नेक्स्ट वॉज गवर्नमेंट केम अप विद द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अराउंड 2000 बट लिबरलाइज द MRTP एक्ट। आसान भाषा में कहा जाए तो सरकार पहले प्राइवेट सेक्टर को बड़ी शक की निगाहों से देखा करती थी कि ये लोग ना मोनोपोली लाना चाहते हैं, सो दे नीड टू बी रेगुलेटेड। दैट इज मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। हम बहुत शक की निगाह से देखते थे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेशन करने के लिए एक्ट रखा। फिर हमने बोला नहीं, अब आप जो करना है करिए, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। रेगुलेटर से जब हम फैसिलिटेटर हो गए तो हमने बोला कि हम सिर्फ कंपटीशन के अगेंस्ट खड़े, मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस के अगेंस्ट हैं, तो इसके लिए हमने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया, जो कि फैसिलिटेट करता है कि कंपटीशन हो और गलत एक्टिविटीज को रोकता है। एट सेम टाइम गवर्नमेंट ने बोला अगर प्राइवेट सेक्टर को काम करना है, नॉट सिर्फ रेगुलेशन, हम आपको फ्रीडम भी देंगे कि बाहर से अगर आपको कैपिटल गुड्स खरीदना है खरीदो, हम ज्यादा रेगुलेट नहीं करेंगे। सो दिस वाज लिबरलाइजेशन, दैट इज, ये डायरेक्शन थी कि हमें ये करना है, बट इसको करना कैसे था? प्राइवेट सेक्टर को ये सब अलाउ करना है तो प्राइवेटाइजेशन प्रमोट करने की जरूरत थी, तो गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन किया बाय डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने बोला ये जमीन आपकी,
अब आप यहाँ अपनी जमीन बनाएं, अपनी खेती करें, अपना जितना बिजनेस बनाना है बनाओ, और हम यहाँ से अब हट जाएंगे, हम सिर्फ आपको फैसिलिटेट करेंगे क्योंकि ये काम आपका है, हमारा काम तो गवर्नमेंट चलाना है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने पीएसयूज को प्राइवेट सेक्टर को बेचना शुरू कर दिया, या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेचना शुरू कर दिया, जैसे मारुति उद्योग। गवर्नमेंट ने बोला ये सब गाड़ी मैन्युफैक्चर करना, टेलीकॉम चलाना आपका काम है, अब हम सिर्फ फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेंगे। एंड दिस वाज प्राइवेटाइजेशन, कि लिविंग द स्पेस फॉर यू एंड वी जस्ट बी अ फैसिलिटेटर। हमारा काम वेलफेयर स्टेट, दैट मीन्स वेलफेयर ऑफ सिटीजन देखना है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज व्हाट वी वांटेड टू अचीव, दैट इज हम ग्लोबल लीडर बनना चाहते थे, अपनी कंपनीज का ग्लोबल नाम चाहते थे। उसके लिए हमने ट्रेड पॉलिसी को लिबरलाइज कर दिया। अब हम कुएं के मेंढक नहीं थे कि ना सिर्फ अपने से कंपटीशन, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। हमने बोला नहीं, अब हम ग्लोबल कंपनी से कंपीट करेंगे, अपने काम में एफिशिएंसी लाएंगे, वहां से इन्वेस्टमेंट आएगी, वहां से टेक्नोलॉजी आएगी, हम अपनी खामियों पे काम करेंगे और अच्छे बन जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने ट्रेड पॉलिसी को लिबरलाइज किया और कस्टम ड्यूटीज और टैरिफ्स को कम किया कि वी वर अलाउइंग फॉरेन प्रोडक्ट टू कम, और वो हमारे बेंचमार्क बन चुके थे कि इनसे बेहतर करना है हमें। अब टू द एक्सटेंट पहले 30% पता टैरिफ लगता था, अब अराउंड 5% के टैरिफ पे आप चीजें मंगा लेते हो। नेक्स्ट वॉज फ्रॉम फेरा टू फेमा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। एवर सिंस वी वर कॉलोनाइज, और एक बाहर की कंपनी ने हमें कॉलोनाइज किया था, हम बाहर की कंपनी को भी शक की निगाह से देखते थे, हमने वो भी बदला। पहले हम रेगुलेट करते थे, अब हम मैनेज करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वी नो मोर कंट्रोल देम, वी फैसिलिटेट देम कि आओ अपना इन्वेस्टमेंट लाओ, बट वी मैनेज कि कहीं हमारे ही अलग ना हो जाए, हमसे अगेंस्ट ना हो जाए, हमें इस्तेमाल ना करने लगे। एंड नेक्स्ट इज करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। अब आपको बाहर से कुछ खरीदना है तो वो आपके रुपए में तो नहीं मिलने वाला, बाहर तो कीमत इतनी नहीं होती, मिलता तो डॉलर में है, पर आपके पास होते रुपए में। तो जब आप बाहर का कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप रुपए को क्या करते हो, डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हो, उसकी कीमत अदा करते हो कि $1 के लिए 70 रुपए दे दिए। तो इस चीज को जब आप कुछ खरीदने जा रहे हो उससे पहले अपने रुपए को डॉलर में तब्दील करने को कहते हैं रुपी कन्वर्टेबिलिटी, एंड एट दैट टाइम हमने ये भी अलाउ किया। एंड दिस वाज द होलसम इकोनॉमिक रिफॉर्म। सवाल ये उठता है कि आज इसकी रेलेवेंसी क्या है, and this is what we are going to talk about. And to understand the relevancy, let's move to the next PPT. Government said कि not just Indian private sector, we are ready for the foreign private sector as well, because उससे competition होगा और competition से efficiency बढ़ेगी हमारे private sector में। Because अब तक वो सिर्फ domestic player के साथ खेल रहे हैं, that's why they don't have enough competition. जैसे अब हर गली का कुत्ता अपनी गली में शेर होता है। That was something even the government was afraid of. कि we wanted to be the lion of the entire nation. That means we have to be an international player. For which government ने क्या किया, trade policy को liberalize कर दिया. That means trade with the other countries become easier from then onwards. उसके लिए government ने क्या किया, customs और custom and other tariffs were reduced. जितनी कस्टम ड्यूटीज आपकी लगती थी कि उस टाइम पे 30% का कस्टम ड्यूटीज लगती थी अगर बाहर से कुछ मंगाना हो। अब ऐसा है कि फॉर सो मेनी थिंग्स यू आर पेइंग जस्ट 5% ऑफ कस्टम ड्यूटीज। एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने फेरा को फैमा से रिप्लेस कर दिया, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। पहले जब आप कभी भी कुछ परचेज करने जा रहे हो, अब बाहर कुछ खरीदने जा रहे हो तो रुपये में तो नहीं मिलने वाला ना, डॉलर में लेना पड़ेगा। आपके पास रुपी है तो आप क्या करोगे, रुपी को जाके बेचोगे, डॉलर खरीदोगे। दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सचेंज। अर्लियर दिस एक्सचेंज वाज वेरी रेगुलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। नाउ इट इज जस्ट मैनेज्ड। दैट मीन्स आफ्टर सर्टेन पॉइंट गवर्नमेंट इंटरवीन करती है कि आप हमारी इकोनॉमी को हॉस्टाइल मत करो, अदरवाइज आप कुछ भी खरीदें। एक्सचेंज इज इजी। So that's why government came up with the current account convertibility. आप जो डेली के परचेस के लिए कुछ भी खरीदना चाहोगे ना, उसमें आपको 100% करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी मिल जाती है कि जाइए आराम से
डॉलर से परचेज कीजिए। दैट इज वॉट गवर्नमेंट डिड। गवर्नमेंट ने इंटायर जो आपका ट्रेड पॉलिसी उसको लिबरलाइज कर दिया। एंड अलॉन्ग विद दिस द गवर्नमेंट मूव विद द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज गवर्नमेंट ने पूरे अपने जो फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म जिसको एलपीजी रिफॉर्म करते हैं उनको धीरे धीरे सब्सटेंशियली एक्सपेंड करने के लिए गवर्नमेंट सेकंड जनरेशन रिफॉर्म लाने लगी, जिसको अब आप जीएसटी या फिर जो आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन का चेंज है या फिर डायरेक्ट टैक्सेशन का चेंज है उसकी फॉर्म में पढ़ते हैं। दिस इज बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ द एलपीजी ओनली। अब सवाल ये बनता है कि इसकी अब रेलेवेंसी क्या बनती है, वाई वी टॉकिंग अबाउट दिस, वाई इट हैज बिकम सो रेलिवेंट। पहला तो यही है कि 30 साल हो गए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरा ये है कि वो महंगाई वाली जो बात थी, जो शुरुआत में मैंने आपको गाना सुनाया था, हमने अपने आप को दोबारा वहीं पाया है। वी आर स्टैंडिंग एट द सेम पोजीशन अगेन बट विद डिफरेंट रीजंस। उस समय गल्फ वॉर थी तो आज कोरोना वायरस है, बट इकोनॉमिक क्राइसिस अभी भी है। सो द क्वेश्चन इज कि कि लाइक इस कंपैरिजन को समझने के लिए व्हेन लाइक मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम एंड निर्मला जी अब हैं, हाउ शी कैन लर्न फ्रॉम हिम। तो उसके लिए पहले तो हमें कंपैरिजन करना होगा कि हाउ द सिनेरियो इज सिमिलर येट डिफरेंट एज वेल, कि व्हाट हैपेंड इन 1991 और 2021 में। Now in 1991 there was excess demand और inflation देखने को गई थी। Import exceeded the export, हमारी कैपेसिटी नहीं थी। डॉलर बाहर इतना जा रहा था जितना अंदर आ नहीं रहा था, जिसकी वजह से हमें अपना ही गोल्ड बेचना पड़ा और नेशनल सेंसेशन बन गई वो न्यूज। राइट नाउ डिमांड कम हो चुकी है बिकॉज लॉकडाउन के बाद बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, लोगों की एम्प्लॉयमेंट चली गई है, उनकी परचेसिंग पावर खत्म हो चुकी है एंड बिकॉज ऑफ विच रिसेशन देखने को देखा जा रहा है। एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन्फ्लेशन भी देखने को मिल रहा है एंड द इन्फ्लेशन अभी रिसेंटली आप देख ही रहे होंगे, पेट्रोल की प्राइस क्या हो गया, ऑलमोस्ट 100 हो गए एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कि शायद पानी ज्यादा सस्ता है। पानी तो खैर होता ही ज्यादा सस्ता है, बट देयर सो मेनी थिंग्स। वो जो 3 इडियट्स में वो एक किस्सा नहीं होता जब वो बोलते हैं कि पनीर तो कुछ दिनों में शायद सुनार की दुकान पे मिलेगा, शायद तेल भी कुछ दिनों में सुनार की दुकान पे मिलने लगेगा। दाम इस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो ये था पहला इन टर्म्स ऑफ डिमांड, जब वहां एक्सेस थी यहां पे कम हो चुकी थी। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट की कैपेसिटी टू कंट्रोल द सिनेरियो उस समय भी कम हो चुकी थी। फिस्कल कैपेसिटी बहुत कम थी, अभी भी फिस्कल डेफिसिट है बिकॉज स्टेट के पास टैक्स ही नहीं आ रहा। जब आप नहीं कमा रहे हो तो आप टैक्स नहीं दोगे, आप टैक्स नहीं दोगे तो क्या गवर्नमेंट के पास पैसा होगा? तो तब भी गवर्नमेंट की कैपेसिटी बहुत कम थी, आज भी गवर्नमेंट की कैपेसिटी बहुत कम हो चुकी है। नॉट जस्ट दिस, द नेक्स्ट जो कि थोड़ा सा आप देख सकते हो वॉज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। इन टर्म्स ऑफ ट्रेड में क्या हुआ, बीओपी क्राइसिस हो गई थी। एज एक्सप्लेन, बीओपी क्राइसिस क्या होती है, जब भी किसी भी अकाउंट बुक में जो पैसा आने वाला होता है, दैट मीन्स जो आपको प्रॉफिट से जो पैसा आने वाला होता है, आप जो सेल करके जो आते हो या जो पैसा आप बेसिकली एक्सपेंडिचर में निकालते हो, आने वाला व्हेन द इनकम साइड बिकम लेसर देन एक्सपेंडिचर साइड, जब आपका कम हो जाता है, एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे केस में क्या होता है, किसी भी कंपनी को घाटा होता है। उस समय इंडिया भी एक कंपनी जैसे ही थी जिसमें डॉलर का इनफ्लो वाज वेरी लेस लेकिन आउटफ्लो ज्यादा था और हमारे पास पैसे नहीं थे पे करने के लिए, डॉलर था ही नहीं, तो हम गोल्ड बेचने लगे, तो उसको फॉरेक्स क्राइसिस होने लगी। अब थैंकफुली एक्चुअली फॉरेक्स क्राइसिस नहीं है, इनफैक्ट हमारा इस समय डॉलर का जो हमने जो बना रखा है अपने पास सेविंग्स, दैट इज अराउंड $450 बिलियन। यू नो हाउ मच इट वाज देन, अराउंड $5.8 बिलियन हम यहां पे आके रह गए थे। सो वी आर सेफ राइट नाउ कि अराउंड $450 बिलियन की हमारे पास सेविंग है। इनफैक्ट हमारा वी आर नॉट इन एनी सिनेरियो जहां हमारा नेगेटिव हो रहा हो, बट एट सेम पॉइंट ऑफ अ टाइम जब वहां इन्फ्लेशन था, अब कंट्री इज फेसिंग लो एम्प्लॉयमेंट।
टू द एक्सटेंट ऑफ अराउंड 21% लॉकडाउन के टाइम पे देखी गई थी, और अभी कम से कम 11 से 8 के आसपास अनुमान लगाया जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट इस समय इतनी है। नाउ इन दिस इवेंट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस हम देख चुके हैं कि वो भी एक दौर था और अब भी एक दौर चल रहा है, पर उस समय वी हैड फाइनेंस मिनिस्टर लाइक मनमोहन सिंह हु वाज फार साइटेड एंड ही ब्रॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म। डज इंडिया नीड समथिंग लाइक दैट राइट नाउ? Which bring the significance aspect. You know, what did we learn from this? The question is India needing another economic reform? If yes, then in what form? सवाल ये है कि क्या उस किस फॉर्म में आने चाहिए? क्या पुराने जैसे होने चाहिए या कुछ नया लाना होगा? Now, as I said in this series, we never stop at just talking about the problem. We go to the aspect of suggesting something. And the suggestion here is, instead of using the centralized approach जो कि 1991 में यूज की गई थी, right now decentralized approach यूज करनी चाहिए, because centralized approach like farmers law में देखा गया, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा इंटरवीन करती है तो पीपल आर नॉट हैप्पी। सेकेंड इज मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। दैट मीन्स स्टेट के बीच में कंसेंसस होना चाहिए बिफोर ब्रिंगिंग एनी रिफॉर्म। दिस टाइम दिस शुड नॉट बी कि बस सेंटर एक रिफॉर्म लेकर आ रही, नहीं, इस बार एक डिसेंट्रलाइज अप्रोच और स्टेट के कंसेंसस से आनी चाहिए। एंड नीति आयोग कैन प्ले वेरी इफेक्टिव रोल है, बिकॉज नीति आयोग को बनाया ही इसीलिए गया है। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग डिमांड, बिकॉज वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एंड मेनी ऑफ द नोबल लॉरेट has talked about this. In fact, Raghuram Rajana, previous governor of the RBI, said कि आप नरेगा जैसी स्कीम्स को यूज करो जिससे कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी और अपने आप डिमांड आएगी उससे। एंड द अदर सजेशन दैट द गवर्नमेंट कैन वर्क ऑन कि इस पर अकेले काम करने की जरूरत नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट पहली बात तो आपकी स्टेट के साथ कोलैबोरेट कर सकती है और साथ में ही प्राइवेट सेक्टर के साथ भी कोलैबोरेट कर सकती है। पिछली बार भी तो प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट दिया गया था, इस बार उनके साथ पार्टिसिपेट करो। लाइक वी हैव मूव्ड फ्रॉम रेगुलेटरी मॉडल टू द फैसिलिटेटरी मॉडल, यहां तक आ चुके हैं। अब इससे आगे एक कदम और लेना है, दैट इज पार्टिसिपेट विद देम। अब हम सस्पिशन वाली निगाह से नहीं देखते जब एमआरटीपी एरा था, नहीं, अब हम फैसिलिटेट भी करते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं। एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम करो, दैट इज द नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म हो चुके हैं। अब जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स, उनको और कॉम्प्रिहेंसिव करना होगा। एंड द नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। वन थिंग हैज बिकम क्लियर, if anybody is going to dominate the 21st century, then it is going to be the one जो latest technology पे अपना hold करेगा। That is digital technology, artificial intelligence, robotics। अगर यहाँ हमारा hold नहीं है तो हमारा hold बिल्कुल भी नहीं है। And if India want to be the global leader, हमें R&D पे काम करना पड़ेगा, and that should be clear to us। यहाँ पे कोई compromise नहीं है। And if the entire thing was very helpful to you, the entire series, you understood economic reform क्या थे और अब उनका क्या relevance है और क्या किया जा सकता है, then stay connected to us. That is, like us, subscribe us, and stay connected to us. Again, this is a lockdown scenario. As much as possible, stay at home, stay healthy, stay safe, and stay connected to AQ by AS.